छात्रों, इनकम टैक्स का ये आप लोगों का व्याख्यान जो बीकॉम पार्ट सेकंड और एमकॉम फाइनल में टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग दोनों में ज़्यादातर समानताएं दिए हुए है, इसलिए मैं इसके ऊपर हमेशा ये वर्णित कर देता हूँ कि बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए ये यूज़फुल है। चूँकि बीकॉम वालों को तो करना ही करना है, लेकिन एमकॉम वाले भी इसके बिना टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग का काम नहीं कर पाएंगे। अतः एमकॉम के विद्यार्थी भी जो उन्होंने बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स पढ़ा है उसको एक बार पुनः अच्छे से कर लें। उसके बिना टैक्सेशन के, बिना इनकम टैक्स के आप लोग प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। पिछले टर्न पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो अपन फ़िलहाल क्वेश्चंस देख रहे हैं वो पटेल चौधरी की बुक में से देख रहे हैं, और पिछले टर्न पर दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में मैंने कहा था कि आप लोग इनको देख लें। एक क्वेश्चन नंबर 33 था, एक क्वेश्चन नंबर 34 था। दोनों ही आपके द्वारा किए जाने बहुत आवश्यक हैं, आप लोगों ने उसको किया होगा। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। और जो 33 का क्वेश्चन दिया है, 33 का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप में चल रहे हैं अभी अपन, और वो ये इस तरह से दे रखा था उन्होंने कि मुकेश पिछले 10 वर्षों से राजस्थान सरकार की सेवा में 18,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर कार्यरत था। उसने 1 जुलाई 2019 से सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया तथा एक निजी कंपनी में 24,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर कार्यभार संभाल लिया। यानी गत वर्ष के दौरान वो निजी क्षेत्र का भी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी भी है। आपको कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की आय की गणना करनी है, और कर निर्धारण वर्ष जब 2021 है तो इसका गत वर्ष जो होगा वो 19-20 है, ये ध्यान रखेंगे आप। गत वर्ष से जस्ट अगला कर निर्धारण वर्ष। और एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें, अगर वो निजी क्षेत्र का कर्मचारी है तो निजी क्षेत्र के लिए अपन गत वर्ष की अवधि शामिल करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक के लिए। और अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो मार्च से शुरू करके अगले साल फरवरी तक की अवधि शामिल करते हैं, वो उसके लिए गत वर्ष होता है। तो ये जो मुकेश है वो राजस्थान सरकार की सेवा में कार्यरत था, वेतन मिल रहा था इसको 18,000 रुपये, और 1 जुलाई से सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। जुलाई में वो नहीं रहा। चूँकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपन लेते हैं मार्च से आगामी फरवरी तक, तो यहाँ जुलाई से अपन पीछे चलेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने हो गए। 4 महीने का आप उसका वेतन मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से, तो ये हो गया 18,000 इंटू 4। जब वो सरकारी सेवा में था तब की बात है, तो 4 महीने का हो गया और ये 72,000 रुपये हो गए। फिर उसके बाद में वो निजी कंपनी में सेवा करना प्रारंभ कर देता है, यानी वो निजी क्षेत्र का कर्मचारी बन जाता है, जहाँ पर उसको 24,000 रुपये दिए जा रहे हैं 1 महीने के। और उसने नौकरी निजी क्षेत्र के कर्मचारी के रूप में शुरू करी 1 जुलाई से। तो आप लोग जुलाई से गणना करना शुरू करेंगे महीनों की। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च, और इस तरह से ये कुल महीने हो जाते हैं 9 महीने उसको वेतन मिला है 24,000 के हिसाब से। तो आप लोग 24,000 इंटू 9 करेंगे। 24,000 को 9 से मल्टीप्लाई करते ही ये 2,16,000 आते हैं।
72,000 सरकारी कर्मचारी के रूप में आ गए, 216 निजी क्षेत्र के कर्मचारी के रूप में आ गए। कुल मिला के उसका सकल वेतन या ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी बनती है 2,88,000। चूँकि इन्होंने आपको करयोग्य आय पूछी है, तो करयोग्य आय निकालने के लिए ग्रोस इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की घटा देंगे, तो 2,88,000 माइनस 50,000 बराबर 2,38,000 रुपये आ गए। छात्रों, ये देखने की बात है कि गत वर्ष सामान्य रूप से 12 महीने का होता है, लेकिन यहाँ पर ये अवधि सरकारी कर्मचारी जब था तो 4 महीने की, और जब गैर सरकारी हुआ तो 9 महीने की। इस तरह से 13 महीने हो जाते हैं। तो 13 हो जाते हैं तो भी आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसका जो गत वर्ष बन रहा है वो 13 महीने का है। ये क्वेश्चन था 33 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 34, और 34 में लिखा हुआ एक कर्मचारी 15 वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त हुआ, 15 साल पहले वो रिटायर हो गया था, उसे 1,00,000 रुपये ग्रेच्युटी प्राप्त हुई जो पूर्णतः करमुक्त थी। ग्रेच्युटी मिली थी 15 साल पहले 1,00,000 जो करमुक्त थी, टैक्स फ्री थी। अब 15 दिसंबर 2019 को, और 15 दिसंबर 2019 का मतलब ये है कि गत वर्ष में, क्योंकि अपना गत वर्ष है वो 19-20 है, तो 15 दिसंबर 19 को पुनः वो दोबारा सेवानिवृत्त हुआ, यानी पहले वाली सेवा के बाद में दोबारा उसने नई नौकरी ज्वाइन कर ली, और नई नौकरी से भी 15 दिसंबर 19 को वो दोबारा से रिटायर हो गया। तो आपको पूछते हैं करमुक्त राशि की अधिकतम सीमा क्या होगी, उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। तो अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होता है तो इस संबंध में ग्रेच्युटी के लिए अधिकतम राशि की सीमा दे रखी है 20 लाख, 20 लाख रुपए। तो आपका आंसर होगा 20 लाख रुपए, और जो पहले राशि उसको मिल गई थी वो उसकी पूर्ण रूप से करमुक्त थी। आपको अब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के संबंध में देखना, आंसर केवल इतना ही लिखना है 20 लाख रुपए। तो ये 33 और 34 के दोनों क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। उसके बाद में अगले पन्ने पर क्वेश्चन नंबर 37 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है ये देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि नियोक्ता द्वारा करदाता के संबंध में अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष, और इसको इंग्लिश में कहेंगे अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में दिया गया अंशदान किस सीमा तक कर मुक्त होता है? नियोक्ता द्वारा करदाता के संबंध में, नियोक्ता ने करदाता के संबंध में या कर्मचारी के हित में अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में जब दान देता है तो वो ये कहते हैं किस सीमा तक कर मुक्त होता है, तो उसकी राशि दे रखी है 1,50,000। आपका आंसर होगा 1,50,000। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है श्री महेंद्र केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें गत वर्ष में 30,000 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन एवं 2,000 रुपये प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। दो चीज़ें आपको बताई गई हैं, मूल वेतन है 30,000 रुपये पर मंथ, और एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 2,000 रुपये प्रतिमाह। वेतन शीर्षक के आय की करयोग्य आय की गणना करनी है अपने को, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। दो तरह की बातें प्रश्न में साफ हैं कि उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है जो 2,000 रुपये प्रतिमाह है, कुल मिला के ये हो गया 24,000 रुपये। एंटरटेनमेंट अलाउंस में कितना भाग करयोग्य करेंगे, कितना भाग करमुक्त करेंगे, इसके संबंध में थ्योरी में सारे नियम दे रखे हैं। मनोरंजन भत्ते के संबंध में जिसकी चर्चा अपन लोगों ने करी थी, आप लोग इस थ्योरी को अगर याद नहीं हो तो एक बार इसको पुनः देख लें। एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट अब केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ही मिलती है, बाकी को छूट नहीं मिलती है। तो केवल बाकी के लिए ये
निजी क्षेत्र का अगर कर्मचारी है तो उसके लिए ये टैक्सेबल है। सरकारी कर्मचारी को छूट मिलती है। छूट मिलने के इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो वास्तव में जो राशि प्राप्त होती है वो, उसका पहला पॉइंट बनाएंगे। दूसरा, वेतन का 1/5 या 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। और 20% ऑफ सैलरी का मतलब 20% ऑफ बेसिक सैलरी। सैलरी भी कौन सी, उसके मूल वेतन का 20%। और तीसरा पॉइंट है जो राशि वास्तव में प्राप्त हुई। तो 3 पॉइंट बनाने, वास्तव में राशि कितनी प्राप्त हुई, मूल वेतन का 20% या 1/5, और तीसरा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 5,000। तो 3 पॉइंट बनाए। पहले में आए 24,000, दूसरे में आएंगे वेतन का 1/5, और वेतन उसका 1 साल का है 30,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 3,60,000। 3,60,000 का आपको करना 1/5 या 20%, तो ये आएगा 72,000। और फिर तीसरा पॉइंट आता है 5,000। ये 5,000 रुपये नियमानुसार दे रखा है। इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट मिलेगी, बाकी राशि कर योग्य हो जाएगी। तो तीनों में से जो सबसे कम राशि आई वो है 5,000 रुपये। तो यानी छूट मिलनी है 5,000 की, और उसको मनोरंजन भत्ता मिल रहा है 24,000 का। तो 24,000 में से आप लोग 5,000 रुपये घटा देंगे तो राशि बचती है 19,000। 19,000 है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। और अब उसके बाद में फिर इस प्रश्न को करना शुरू करेंगे आप। तो करने के लिए सबसे पहले उसका मूल वेतन जो 30,000 को 12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 3,60,000 हो गए। और फिर मनोरंजन भत्ते का कर योग्य भाग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस 19,000 रुपये, और 3,60,000 में 19,000 जोड़ने पर ये आते हैं 3,79,000। लेकिन प्रश्न में इन्होंने पूछा है वेतन शीर्षक की कर योग्य आय। तो कर योग्य आय निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और देनी पड़ेगी, जो अब हर एक कर्मचारी को दी जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की। तो 50,000 रुपये की आपने छूट इसको और दे दी। 3,79 में से 50,000 रुपये घटाते ही ये राशि आती है 3,29,000, जिसको अपन कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हो जाता है। फिर उसके बाद में जो लास्ट का क्वेश्चन है, ये उससे बीच में जो दे रखे हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। लास्ट का जो छठा क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप है, और ऐसे प्रश्नों से आप लोग को वेतन निकालना सीख लेना चाहिए, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी का कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि वो एक पे स्केल में से या वेतन श्रृंखला में से गत वर्ष का वेतन कितना बनता है ये छात्र अच्छे से निकाल ले। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। सुनीता जैन राजकीय महाविद्यालय कोटा में व्याख्याता है। तो इसका मतलब पहले तो ये हो गया कि ये सरकारी कर्मचारी है, राजकीय महाविद्यालय में, गवर्नमेंट कॉलेज में है, ये बात क्लियर। फिर उसके बाद में है जुलाई 1/15 को उनको 37,400-67,000 रुपये की नई वेतन श्रृंखला में 44,380 रुपये पर स्थिर किया गया। उसको उसकी वेतन श्रृंखला बता रखी है। पहले वेतन श्रृंखला ये होती थी, और जो उसकी दे रखी है 37,400 से लेके 67,000 1 जुलाई 15 को, और उसमें उसको फिक्स किया गया है 44,380 पर। वेतन श्रृंखला में उसको फिक्स किया 44,380 पर। इसके अतिरिक्त उन्हें 9,000 रुपये एकेडमिक ग्रेड पे दे। एकेडमिक ग्रेड पे थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने जब पढ़ा था तो मैंने बता दिया था एकेडमिक ग्रेड पे मूल वेतन में शामिल होता है, और वो भी मूल वेतन का एक भाग है। तो यहाँ पर मूल वेतन हो जाएगा 44,380 प्लस 9,000, और इसका मतलब 53,380 मूल वेतन हो गया उसका। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। सरकारी नियमानुसार वेतन तथा एकेडमिक ग्रेड पे का 3% वार्षिक वृद्धि। तो वेतन हर साल 3% बढ़ेगा, लेकिन किस अमाउंट पर बढ़ेगा 3%? वो
किसको अपन 3% से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन 44,380 प्लस 9,000 बराबर 53,380 पर 3% मिलेगा एक साल बाद में। एक साल तो उसको मिलेगा 44,380 प्लस 9,000, 53,380 एक साल मिलेगा। उसके बाद में हर साल जो वेतन आता है उसका 3% बढ़ता जाएगा, वार्षिक वृद्धि होगी। और फिर आगे इन्होंने कह दिया जिसे 10 रुपये के अगले गुणांक में परिवर्तित किया जाएगा, 10 रुपये के अगले गुणांक में उसको बदल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रुपए की कैलकुलेशन करोगे, मान लो 80 की जगह 81 आते हैं तो भी 90 रुपये हो जाएंगे। अगले 10 के गुणांक में उसको राउंड ऑफ करेंगे अपन, और मान लो लास्ट का फिगर कोई 80.20 आता है, 80 रुपये 20 पैसे आता है, तो भी उसको अपन 90 रुपये कर देंगे। अगले 10 के गुणांक में परिवर्तित करना है। लेकिन मान लो एग्जैक्टली 80 आता है, राउंड फिगर में आता है, या 10 के गुणांक में पहले से ही आता है, तो उसको और राउंड ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर इन्होंने कहा कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सुनीता जैन का मूल वेतन की गणना करें। तो आप लोग इसको करने के लिए एक टेबल बना लेंगे, और टेबल में जैसा कि मैंने यहाँ आप लोगों को दिख रहा है इस तरह से पहले 1 जुलाई 15 की बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 15 से और 30/6/16 तक, एक साल तक वेतन हमेशा एक साल तक सेम होता है, फिर उसके बाद में वेतन वृद्धि होती है। तो 1/7/15 से लेके 30/6/16 तक इसको वेतन मिलेगा 53,380। 53,000 कैसे है, 44,380 प्लस 9,000, ये आ गए एक साल के लिए। ये हुआ 15/16 का साल। 15/16 का मतलब 1/7/15 से 30/6/16। इसी तरह से फिर आ जाएगा 16/17 और 16/17 में इसका 3% बढ़ जाएगा। 3% किसका बढ़ जाएगा, 53,380 का। वो 3% बढ़ेंगे तो 16/17 में वेतन हो गया 54,990। 17/18 में फिर 3% बढ़ा देंगे, और राउंड ऑफ करने के बाद में ये आता है 56,640। फिर 18-19 का कैलकुलेट करने के लिए 56,640 को 3% से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आता है उसको 10 के गुणांक में राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने पर राशि आती है 58,340। 18-19 हो गया, फिर 19-20। 19-20 के लिए 18-19 का जो वेतन है 58,340, उसको 3% से गुणा किया और 10 के गुणांक में राउंड ऑफ किया, तो ये राशि आती है 60,100। तो अपन अब गत वर्ष तक के लिए आ गए, क्योंकि अपना जो गत वर्ष है वो 19-20 है, और 19-20 का मतलब ये होता है कि अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी है तो मार्च टू फरवरी, तो और अपनी ये टेबल बन गई है फरवरी से आगे 30 जून तक बन गई है। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ तक ये टेबल बन चुकी है। अब इस टेबल के आधार पर आप जो गत वर्ष है उसका वेतन की गणना कर लेंगे। गत वर्ष उसका शुरू होता है मार्च से, और मार्च से शुरू होता है तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई में उसको इंक्रीमेंट मिल जाता है, जुलाई में उसका वेतन अलग होगा। तो अपन गए 18-19 की जो टेबल आपने बना रखी है उसमें 18-19 में गए, और 18-19 में गए तो 19 की टेबल अपना जो वेतन है वो 30/6/19 तक का है, और अपने को लेना है मार्च से शुरू करके मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने का। 4 महीने का वेतन लेना है 58,340, ये 4 महीने। अब 8 महीने बच गए, 8 महीने का वेतन है इसका 60,100। इस तरह से 58,340 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 60,100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों राशियों को अगर जोड़ देंगे अपन तो ये इसका वेतन आ जाता है 714,160। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से एक बार पुनः इसको ढंग से करके देख लें। ये आना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इस तरह से गत वर्ष का वेतन आपको निकालना आना चाहिए। थैंक यू।